जैसा कि दोस्तों अभी तक कोचिंग और स्कूल खोलने का कोई भी चांसेस नहीं बन रहा है, तो हमने ये निर्णय लिया है कि क्लास 10th का मैथ और साइंस चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ते चलेंगे और बारीकी से हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी पॉइंट आएंगे हम लोग सारी पॉइंट को अच्छी तरह से ढंग से पढ़ते चलेंगे और उसके बारे में जानकारी लेते चलेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आज हम लोग साइंस का क्लास करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग मैथ का क्लास करेंगे। आज हम लोग साइंस का क्लास कर लेते हैं, केमिस्ट्री का। तो पहला चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसी चैप्टर को आज हम लोग बारी से देखेंगे, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। तो आप लोग जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं जो भी अगला वीडियो लाता रहूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में अच्छी ढंग से आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें हमारा पहला टॉपिक आता है रासायनिक अभिक्रिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया है क्या, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो चलिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन देने जा रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन हर कोई टीचर अलग अलग ढंग से अपने ढंग से देते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग ये नहीं कहिएगा कि मेरे टीचर किसी और ढंग से डिफिनेशन दे रहे हैं, आप किसी और ढंग से डिफिनेशन दे रहे हैं। तो डिफिनेशन देने का मतलब एक ही होता है, सिर्फ उसका लैंग्वेज अलग हो जाता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन देख लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन क्या है, ये मेरे तरफ से है कि कोई भी पदार्थ रहता है एक या एक से अधिक, कोई भी पदार्थ एक या एक से अधिक रहता है जो क्या करता है कि आपस में संयोग करके विभिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको अच्छी तरह से हम लोग किस ढंग से डिफिनेशन देंगे, यहाँ पे देख लीजिए। लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ स्वयं आपस में अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई दो पदार्थ आपस में संयोग करके भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्लियर हो ही गया होगा। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिए हैं H2 और O2। ये दो पदार्थ हैं जो आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं। उसके बाद क्या बना लेते हैं कि जल का निर्माण कर लेते हैं। H2 और O2 आपस में संयोग करके क्या करते हैं, जल का निर्माण कर लेते हैं, तो बन जाता है H2O। उसी प्रकार से यहाँ क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या करते हैं कि आपस में संयोग करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो ही गया होगा रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन। एक बार और मैं दोहरा देना चाहता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में संयोग कर, आपस में अभिक्रिया कर या संयोग कर विभिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल से भी आप लोग क्लियर हो जाइए। चलिए इतना क्लियर हो गया। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए रासायनिक अभिक्रिया का। आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं वीडियो को रोककर। चलिए इसके बाद हमारा टॉपिक आता है अभिकारक। अभिकारक क्या है और प्रतिफल क्या है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अभिकारक क्या है। चलिए अब हम लोग जानते हैं अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं। तो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल। प्रतिफल का एक और नाम है उत्पाद। तो हम लोग याद रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, जो पदार्थ भाग लेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और इसके फलस्वरूप जो पदार्थ
बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिफल। जैसे में यहाँ पे देखिए कार्बन है और क्या है, ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे भाग ले रहे हैं और इसके फलस्वरूप क्या बन रहे हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि अभिकारक कहलाएगा और ये क्या हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। इतना समझ में आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलिए हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है, वो क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। और ये क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए तीर का अभिकारक को याद रखने के लिए आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए कि तीर वाले निशान के बाईं ओर की जो भी पदार्थ रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और तीर के दाईं ओर की जो पदार्थ रहेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। इतना समझ में आ गया अभिकारक और प्रतिफल। एक बार और मैं बोल देता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे में देखते हैं। अगर जो आप इतना नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हमारा टॉपिक आता है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता निम्नलिखित है: अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना और गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, जैसे में देखिए मोमबत्ती को जलाया जाता है तो मोम पिघलकर क्या होता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवस्था में परिवर्तन करते हैं। उसके बाद आता है रंग में परिवर्तन। जैसे में देखिए कि कागज कैसा व्हाइट है, उसको जलाते हैं तो क्या हो जाता है, वो काला हो जाता है, तो रंग में परिवर्तन हुआ ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में रंग का परिवर्तन। अवक्षेप का बनना, कोई भी विलयन को क्या कहते हैं हम लोग, देखिए जैसे में चीनी और पानी का ये विलयन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गर्म करते हैं। तो पानी क्या होता है कि गैस के रूप में उड़ जाता है और चीनी रह जाता है, तो अवक्षेप के रूप में क्या बचता है हमारा, चीनी। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप में परिवर्तन। गैस का निकल, उसी प्रकार से क्या होता है, गैस में परिवर्तन होता है और ताप में परिवर्तन होते रहता है। तो चलिए इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्या आता है कि रासायनिक समीकरण आता है। चलिए हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण। आपको अगर जो समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं रोजाना अब रोज एक एक चैप्टर का वीडियो लाता रहूंगा, मैथ और साइंस का, दोनों का। चलिए इसके बाद आता है हमारा रासायनिक समीकरण। चलिए दोस्तों अब हमारा टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण। चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण है क्या। रासायनिक समीकरण को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिए हैं। चलिए रासायनिक समीकरण है क्या, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको संकेतों या सूत्रों की सहायता से व्यक्त करना ही हमारा क्या कहता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे देखिए कि सोडियम और क्लोरीन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और उसके फलस्वरूप क्या बन रहे हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड। इसी को हम लोग देखिए संकेत के द्वारा, सोडियम को संकेत के द्वारा सूचित करेंगे। सोडियम का संकेत क्या होता है, Na, क्लोरीन का संकेत क्या होता है, Cl। और उसी प्रकार ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो उसका सूत्र क्या होता है, NaCl। इसी को हम लोग लिखते हैं तो हमारा क्या आता है, रासायनिक समीकरण। इसका डिफिनेशन इस ढंग से देंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त में निरूपण करना, व्यक्त करना ही हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे में यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख ली हैं, ये क्या है, सोडियम है और क्लोरीन है, तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लिए हैं, सोडियम क्लोराइड बना लिए हैं। तो बोलेगा आपको सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। इसको आप क्या कीजिए कि रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए। तो लिखने के लिए आएगा तो ऐसे आप लोग लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद आता है हमारा रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण के दो प्रकार हैं, पहला संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये समझ में आया, ये क्या है, रासायनिक समीकरण। इसका डिफिनेशन आप एक बार और देख लीजिए।
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, इसको एक ढंग से और परिभाषा दे सकते हैं। देखिए ऐसे, रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक और प्रतिफल को संकेतों या सूत्रों की सहायता से व्यक्त करना ही हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण के प्रकार, चलिए उसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, अब आता है हमारा क्या, रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के दो प्रकार है, संतुलित रासायनिक समीकरण और एक है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें उपस्थित अभिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में यहाँ पे एक एग्जाम्पल है H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 ये अभिक्रिया करके क्या बना है, H2O। देखिए इसमें प्रत्येक तत्व का परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखिए इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु, इधर में देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु, इधर में देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 1 परमाणु, कुछ नहीं तो 1 परमाणु। तो क्या होना चाहिए कि दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर जो बराबर नहीं रहेगा तो उससे हम लोग क्या कर देंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे में यहाँ देखिए कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, तो ये बराबर नहीं है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसका डिफिनेशन देख लीजिए यहाँ पे, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें उपस्थित अभिकारक प्रतिफल के प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और बराबर नहीं रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल हो जाएगा H2 प्लस O2 है, इसे हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, तो इसे हम लोग संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए क्या करते हैं कि जहां पे कम, जैसे परमाणु की संख्या कम होता हुआ रहता है, तो क्या करते हैं कि जितना कम होता हुआ रहता है उतना से हम लोग गुना कर देते हैं। देखिए इसमें हाइड्रोजन के, यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु, इधर 1 है, तो यहाँ पे 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की कितने परमाणु, 2 दूना 4 परमाणु हो गए। कितने परमाणु, 4 परमाणु। तो इधर में भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो 2 से गुना करना पड़ेगा हाइड्रोजन। अब देखिए 2 दूना 4 परमाणु हाइड्रोजन के, यहाँ 2 दूना 4 हाइड्रोजन के हो गए। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु, तो ये भी क्या हो गया, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। इसी ढंग से इसको भी संतुलित करिए। देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 1 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए, इधर में भी 2 परमाणु, क्लोरीन के भी 2 परमाणु इधर में हो गए, इधर में भी हो गए, क्लोरीन के 2 परमाणु। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और असंतुलित रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन क्या देंगे, इसके ठीक विलोम, मतलब वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें उपस्थित अभिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या असमान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और उसका एग्जांपल दे देंगे, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, देखिए N2 प्लस क्या हो जाएगा, O2, क्या हो जाएगा, NO। देखिए नाइट्रोजन के कितने परमाणु, 2, इधर में 1, ऑक्सीजन के कितने, 2, इधर में 1। तो यही हो जाता है क्या, ये है असंतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल, और ये 2 है क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोककर आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। चलिए अब हमारा टॉपिक आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार हैं, तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सबसे पहले हमारा आता है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, ये अभिक्रिया क्या है, इसका डिफिनेशन कैसे देंगे हम लोग, चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्या करके संयोग करके विभिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो इसका डिफिनेशन दे देंगे यहाँ पे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर आपस में संयोग कर विभिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं कि रासायनिक संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे एग्जांपल में क्या है, Na+Cl, मतलब सोडियम और क्लोरीन
आपस में संयोग करके क्या बना लेते हैं, NaCl। क्या बना लेते हैं, NaCl। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, सल्फर प्लस क्या है, ऑक्सीजन, ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। तो समझ में आ गया, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर विभिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम क्या है, संश्लेषण अभिक्रिया। यह जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपको संयोजन अभिक्रिया ना कहकर बोल देगा संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। एक एग्जाम्पल दे, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, एग्जाम्पल के साथ परिभाषित करें। तो आप लोग लिख देंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर विभिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल दे देंगे, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होने चाहिए कि संतुलित होना चाहिए। देखिए सोडियम के कितने परमाणु, 1। सोडियम की इधर कितने परमाणु, 1। क्लोरीन की कितने, 1। सल्फर के कितने परमाणु, 1। इधर में भी 1। ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2। इधर में भी 2। तो जो भी आप समीकरण लिखिए उससे संतुलित करके लिखिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है, वियोजन अभिक्रिया। क्या रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हमारा दूसरा क्या आता है, वियोजन अभिक्रिया। चलिए इतना नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला हमारा क्या, कौन सा अभिक्रिया आता है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम जरूर याद रखिएगा, अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखिए वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई एक पदार्थ, क्या होता है कि कोई एक पदार्थ विघटित होकर, कोई एक पदार्थ विघटित होकर दो या दो से अधिक विभिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। देखिए इसका डिफिनेशन हम लोग इस ढंग से देंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ विघटित होकर विभिन्न गुण वाले दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक पदार्थ है जो कि ये विघटित होकर क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बना रहा है। उसी प्रकार से क्या है कि यहाँ पे पोटेशियम क्या है, KClO3, ये क्या हो रहा है, विघटित होकर क्या बना रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बना रहा है। तो इसी ढंग के अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका डिफिनेशन आप लोग देख लीजिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ विघटित होकर विभिन्न गुण वाले दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए इसको आप लोग झट से नोट कर लीजिए, या तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इधर में भी एग्जाम्पल है। चलिए झट से नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। तो वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार, 3 प्रकार, विद्युत अपघटन, और दूसरा है प्रकाश अपघटन, तीसरा है ऊष्मीय वियोजन। तो बारी बारी से हम लोग तीनों अभिक्रिया को देख लेते हैं कि ये क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन का परिभाषा हम लोग किस ढंग से देंगे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, क्या, वैसा रासायनिक अभिक्रिया या तो वैसा वियोजन अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा वियोजन अभिक्रिया या वैसा अपघटन अभिक्रिया, कुछ भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सटीक बैठने के लिए क्या लेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा की उपस्थिति में संपन्न होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा की उपस्थिति में संपन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें, H2O, जल में विद्युत धारा प्रवाहित किए हम लोग, तो क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों आपस में टूट गए। जल, यहाँ पे जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। देखिए इसको संतुलित कर लीजिए, H2O और H2O। देखिए इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 2, इधर में कितने, 2, ऑक्सीजन के कितने, 1, इधर में 2। तो इसको संतुलित के लिए देखिए यहाँ 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे। देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 4 हो गए, इधर में कितना है, 2, इसमें भी 2 से क्या करेंगे, गुना, अब 4 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2, इधर में कितने, 2, बराबर हो गया। अब हमारा क्या आता है दूसरा, प्रकाश अपघटन।
तो इसका भी डिफिनेशन हम लोग उसी ढंग से देंगे। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? देखिए AgCl, इसमें हम लोग इसे हम लोग सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये टूट जाता है Ag+Cl2 में। Ag क्या है? सिल्वर, और Cl क्या है? क्लोरीन। तो सूर्य के प्रकाश में इसे रखा जाता है तो Ag+Cl2 इसमें टूट जाता है। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे देखिए, इसको संतुलित कर लीजिए। यहाँ पे क्या है? सिल्वर एक है, कितने परमाणु? एक। इधर में भी एक। क्लोरीन की कितने परमाणु? 1। इधर में 2। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 से गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा। अब कितने हो गए? सिल्वर के 2 परमाणु हो गए। इधर में कितने? 1 है, तो इधर में भी 2 कर दीजिए। यहाँ क्लोरीन की कितने परमाणु? 2। इधर में कितने हो गए? 2। इसी प्रकार से अब हमारा तीसरा आता है उष्मीय वियोजन। तो उष्मीय वियोजन का डिफिनेशन हम लोग किस तरह से देंगे? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में संपन्न होता है। जो ऊष्मा की उपस्थिति में क्या होता है? संपन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देख लीजिए KClO3, इसमें जब हम लोग इसे जब हम लोग हीट करते हैं, उष्मा देते हैं, तो क्या होता है कि KCl+O2 में टूट जाता है। समझ में आ गया? चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि इसे संतुलित कर लेते हैं। देखिए यहाँ पोटेशियम की कितने परमाणु? 1 परमाणु। इधर में कितने? 1 परमाणु। क्लोरीन की कितने परमाणु? 1 परमाणु। इधर में भी 1 परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 3। इधर में 2। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि 2 से यहाँ गुना करेंगे। देखिए, और यहाँ पे 3 से गुना करेंगे। देखिए 3 दूना 6 हो गया ऑक्सीजन के परमाणु। अब 3 दूना 6 ऑक्सीजन के परमाणु, यहाँ भी 6 हो गए। अब यहाँ देखिए पोटेशियम का 2 बढ़ गया, तो यहाँ पे पोटेशियम 2 से गुना कर देंगे। देखिए पोटेशियम का 2 हो गया, 2 हो गया, और क्लोरीन का भी 2 हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे समझ में आ गया? चलिए इसके बाद हमारा क्या आता है? इतना समझ गए? चलिए इतना समझ गए, आप लोग नोट कर लीजिए। मैं एक बार और दोहरा देता हूं। एक डिफिनेशन मैं बता दूंगा आपको, तीनों लिख लेंगे आप खुद से। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से तीनों है। विद्युत की उपस्थिति में, फिर हो जाएगा प्रकाश की उपस्थिति में, फिर हो जाएगा उष्मा की उपस्थिति में। तीनों का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग बारी बारी से इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा आता है विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम जरूर याद रखिएगा, विस्थापन और एकल विस्थापन अभिक्रिया, ये दोनों याद रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लोग किस तरह से देंगे? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या करता है कि उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। जैसे में देखिए यहाँ पे क्या है, H2SO4 + Zn है। ये क्या है कि देखिए ये कह रहा है कि हम आपसे क्या है? ज्यादा क्रियाशील है। क्या है? हम ज्यादा क्रियाशील हैं। तो ये क्या करेगा कि इसको भगा देगा, कहेगा ये मेरा जगह है, ये भगा देगा ये, और ये यहाँ पे आकर बैठ जाएगा, ये फिर दूसरे जगह पे जाकर बैठ जाएगा। जैसे हम देखिए H2SO4 + Zn है, तो ये यहां से भगा दिया। देखिए ये यहाँ पे जाएगा और ये अपना जगह चेंज करके यहाँ पे चला जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया या तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम देखिए H2SO4 + Zn है, तो ZnSO4 हो गया और H2 बच गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसका डिफिनेशन समझ में आया। चलिए हम एक और उदाहरण लेंगे, एक और एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका डिफिनेशन क्या होना चाहिए। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके विलयन से निरूपित कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निरूपित या विस्थापित कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका डिफिनेशन, सटीक डिफिनेशन यही होगा कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके विलयन से क्या करता है कि विस्थापित कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए H2SO4 है जो कि Zn इससे ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये यहां से भगा दे रहा है इसे, और ZnSO4 हो जा रहा है और फिर H2 बगल में आ जा रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे में देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे
CuSO4 प्लस Fe। क्या हो गया? Fe। अब ये क्या है कि ये क्या है, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा कि कहेगा मेरे जगह से भागो, मैं वहां पे बैठूंगा और ये आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए Fe यहाँ पे चला जाएगा, Fe हो जाएगा SO4 और प्लस में क्या आ जाएगा? Cu कॉपर। समझ में आ गया? यही है हमारा क्या, विस्थापन अभिक्रिया। आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसके पहले हम लोग देखें विस्थापन अभिक्रिया क्या है। इसमें है, उसमें विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता था कि अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व उसको भगा देता था और उस जगह पे अपने जाकर बैठ जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि कोई दो यौगिक रहता है। क्या रहता है? दो यौगिक रहता है जो आपस में क्या करता है, अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो अलग अलग ये पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान करके दो नए पदार्थों का निर्माण कर लेता है, उसे को हम लोग क्या कहते हैं? उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में यहाँ पे देख लिए कि सिल्वर नाइट्रेट है और यहाँ पे क्या है? सोडियम क्लोराइड है, जो कि इन दोनों अपने से क्या करता है कि आयनों का आदान प्रदान कर लेता है। ये क्या करता है कि इस पे चला जाता है, ये इस पे चला जाता है, तो सोडियम चला जाता है, यहाँ पे हो जाएगा क्या? सोडियम नाइट्रेट, और ये क्या हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पे देख लीजिए आप NaCl हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? AgCl। इसी प्रकार से एक और उदाहरण क्या है? BaCl2 Na2SO4। तो देखिए इसमें आयनों का प्रदान कैसे होगा, आदान प्रदान कैसे होगा? ये कहेगा कि क्या कहेगा? Ba कहेगा कि हम चल जाते हैं इस पे और Na2 कहेगा कि हम चल जाते हैं इस पे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा BaSO4 फिर क्या हो जाएगा? ये या क्या बचा? सोडियम और क्लोरीन, तो बचेगा Na2Cl2। यहाँ पे देखिए परमाणु की संख्या बराबर है तो ये कट जाता है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे NaCl। क्या लिख देंगे? NaCl। देखिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और इसका डिफिनेशन आप लोग सही ढंग से जान लीजिए कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं और उसके बाद क्या होता है कि दो नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये दो एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए क्योंकि ये 2 नंबर में पूछा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये दो में से किसी एक को जरूर पूछता है, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए एग्जाम्पल के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों अब हमारा टॉपिक आता है अवक्षेपण अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप की प्राप्ति होती है, अवक्षेपण की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए NaCl प्लस AgNO3। तो देखिए NaCl प्लस AgNO3, इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें क्या होता है कि ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके NaNO3 प्लस AgCl बनाता है, तो ये क्या होता है? अवक्षेप की प्राप्ति हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप की प्राप्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल रख लीजिए, बहुत ही आपको काम आने वाला है। देखिए अगला क्या है हमारा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल कोई भस्म से संयोग करके लवण और जल का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल कोई भस्म से संयोग करके लवण और जल का निर्माण कर लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देख लीजिए यहाँ पे ये HCl क्या है? अम्ल है, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? अम्ल है, और NOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? भस्म है। ये दोनों संयोग करके क्या करते हैं? NaCl लवण का निर्माण करते हैं और ये H2O जल का निर्माण कर लेते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ में आ गया ये अविक्षेपण अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया। देख लीजिए एक बार और, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप की प्राप्ति होती है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल रख लीजिए। और दूसरा क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म से
कोई अम्ल कोई भस्म से संयोग कर लवण और जल का निर्माण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। साथ में आप ये एग्जाम्पल रख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या तो वृद्धि होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे हम देखिए C+O2, ये अभिक्रिया करके क्या बनता है? CO2 प्लस क्या ऊष्मा प्रदान करता है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? ह्रास होता है, या तो शोषण होता है या तो कमी होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम देख लीजिए यहाँ N2 प्लस O2 प्लस क्या है? ऊष्मा। यहाँ पे क्या बना है? NO। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय और ऊष्माशोषी कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए फिर से एक बार और डिफिनेशन लिख लीजिए। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या वृद्धि होता है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। साथ में ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, नहीं, ऊष्मा का ह्रास होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? या तो शोषण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक आता है ऑक्सीकरण, जिसे हम लोग दूसरा नाम देते हैं उपचयन, और इसके बाद आता है क्या? अवकरण। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहा जाता है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि होता है तथा हाइड्रोजन में क्या होता है? कमी होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया या तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे में देख लीजिए यहाँ पे C+O2, CO2, यहाँ पे C+O2, यहाँ पे अभिक्रिया करके क्या बना है? CO2 कार्बन का क्या हो रहा है? यहाँ पे उपचयन हो रहा है। उपचयन कहने का मतलब क्या? कि ऑक्सीजन में वृद्धि हो रहा है, हाइड्रोजन में कमी हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या? S+O2, SO2, यहाँ पे SO2 का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। इसी प्रकार से Na+O2 है, Na2O, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कि Na2 का क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या है? अपकरण या अपचयन। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में क्या होता है? ह्रास होता है, और हाइड्रोजन में क्या होता है? वृद्धि होता है। यानी कि ऑक्सीकरण का उल्टा हो जाता है अवकरण, उपचयन का उल्टा हो जाता है क्या? अपचयन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण और अपचयन। जैसे हम देख लीजिए इसका CuO प्लस H2, ये अभिक्रिया करके क्या बना है? Cu प्लस H2। यहाँ पे देखिए CuO का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अपचयन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीजन में क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। यहाँ पे देखिए कॉपर में यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, और हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है? ZnO प्लस C, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाता है? Zn प्लस O। यहाँ पे क्या है? ZnO का अपचयन हो रहा है। तो एक समीकरण दे देगा और बोलेगा कि किसका अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है। चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार अच्छी ढंग से। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे दे दिया गया है, एक समीकरण दे दिया हुआ है, दो समीकरण दिया हुआ है। इसमें आपको बताना है कि कौन क्या है? उपचयन हो रहा है, कौन अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग क्या पढ़े? उपचयन का परिभाषा। उपचयन का परिभाषा क्या जाने? कि जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि होगा तो उपचयन होगा, और ऑक्सीजन में क्या, हाइड्रोजन में कमी होगा तो उपचयन होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन में वृद्धि कौन सा हो रहा है? देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन में वृद्धि हाइड्रोजन का हो रहा है ना, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे? उपचयन। और जो बचेगा देखिए ये हो जाएगा अपचयन। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे देखिए कार्बन में क्या हो रहा है? कार्बन में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, तो ये हो जाएगा उपचयन। क्या हो जाएगा? उपचयन। और ये हो जाएगा क्या? अपचयन। पहचान लीजिएगा। इसी ढंग से आपको दे दिया जाएगा बोर्ड में और बोलेगा किसका अपचयन और किसका उपचयन हो रहा है, तो आपको पहचानना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स अब हमारा आता है संक्षारण। संक्षारण हम लोग धातु अधातु वाले चैप्टर में अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। फिलहाल अभी इतना याद रखेंगे कि संक्षारण क्या है। संक्षारण वे प्रक्रिया है जो, देखिए कोई भी वस्तु को खुले वातावरण में रख दिया जाता है, तो क्या होता है? उस पे नमी, वायु का नमी पड़ता है, तो क्या होने लगता है? उस पे एक भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, जिससे क्या जंग लगता है। उससे क्या होता है? धातु संक्षारित होने लगती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, इसका फुल डिटेल धातु और धातु में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही याद रखिए, ठीक है। अब आता है हमारा विकृत गंधिका। विकृत गंधिका क्या है? तो विकृत गंधिका देखिए, भोजन तेल तथा वसा, भोजन जब भी बनता है तो तेल से बनता है या उसमें मसाला वगैरह डाला जाता है, तो तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ को खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो उसका स्वाद खट्टा हो जाता है और वो गंध देने लगता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकृत गंधिका कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया है। अगर जो समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक फ्रेंड्स, अगर जो नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कि आपका हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो समाप्त करने से पहले मैं एक और आपको सूचना दे दूं कि अगला लेसन है क्या, आम्ल क्षार और लवण, उसको भी हम एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे। जिस तरह से मैंने ये लेक्चर में किया है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि आम्ल क्षार और लवण को एक ही लेक्चर में खत्म कर देंगे। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स।